Hello and welcome to my YouTube channel. This is the first video on my channel. I hope आपको पसंद आएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने भाई बहनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कोई भी कन्फ्यूजन हो कहीं पे तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे एसएसजे यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ था बीएड एंट्रेंस का संडे को 14 अगस्त 2022 को। तो उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम आर्ट्स ग्रुप वालों के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और सबसे पहले हम लोग अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें, उसके डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली यहाँ पे पेपर जो है इस बार का थोड़ा इजी आया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से टिपिकल आपको लग सकते हैं, बट अगर आपने 1-2 महीने अगर अच्छे से पढ़ाई कर रखी थी तो आपको पेपर इजी लगा होगा। और ये वीडियो कुमाऊँ यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि उनका अभी पेपर होना बाकी है। तो एज अ मॉक आप लोग यहाँ पे इसको अटेंड कर सकते हैं इस वीडियो को। और जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाएगा कि पेपर आता किस तरीके से है। सो विदाउट एनी डिले चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन और इस सीरीज़ का 51st क्वेश्चन है। यहाँ पे ऊपर पे लिखा हुआ है आर्ट्स ग्रुप। देखिए पेपर देते टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पे एक गलती करी थी। जो आर्ट्स ग्रुप वाले थे उन्होंने साइंस का करना शुरू कर दिया था क्योंकि पेपर पूरा एक आता है और उसमें अलग अलग सेक्शन में दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले आप ऊपर का टॉपिक देख लेना कि आप लिखा क्या हुआ है, आर्ट्स ग्रुप है, साइंस है या फिर कॉमर्स है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आर्ट्स ग्रुप लिखा हुआ है, चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, घरेलू वास्तुकला, हस्तशिल्प उत्पादन और उपरोक्त सभी। तो ये हम सब ने बचपन से पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 11th-12th में है। और तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। वहाँ पे सुनियोजित जल निकासी थी, घरेलू वास्तुकला भी थी, हस्तशिल्प उत्पादन। वहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं हस्तशिल्प उत्पादन के, जैसे बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं लकड़ी के, मिट्टी के और मुद्राएं मिली हैं। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा के लेखक कौन थे। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये वन लाइनर क्वेश्चन है तो इस पर डिटेल जैसा कुछ है नहीं, पर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखी है वो कितने जिल्दों में विभाजित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3। तो अकबरनामा 3 जिल्दों में या फिर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों ही राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और अगर हम बात कर रहे हैं कि यह रेखा भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये है 8। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें वेस्ट टू ईस्ट अगर हम देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोयला क्षेत्र गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में है रानीगंज, झरिया, बोकारो या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा परमाणु खनिज है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th और 10th में साइंस तब। इसके अलावा खनिजों के बारे में थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के पार्ट में भी आता है और इसीलिए शायद यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे मेनली साइंस के उसमें पूछना चाहिए था, बट कोई नहीं, चलो करते हैं। यूरेनियम, थोरियम, जिरकॉन ये तीनों ही जो है परमाणु खनिज हैं। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ये है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है आयरलैंड के संविधान से, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से, या फिर ब्रिटेन के संविधान से। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, हमेशा ही पूछा जाता है किसी ना किसी पेपर पे, और पॉलिटी का काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए थे राज्य के। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। पेपर जो है वो बाइलिंगुअल होगा, तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो उसके लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही भाषाओं में पेपर दिया हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। अब स्थायी सदस्य क्या होते हैं, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि सुरक्षा परिषद क्या है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग है, जिसमें कि 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य देश होते हैं मतलब, और उनमें से 5 जो हैं वो स्थायी सदस्य देश होते हैं। 5 कौन कौन से? पहला है यूएसए, दूसरा है यूके, तीसरा है रसिया या रूस जिसको बोलते हैं, चौथा है फ्रांस, और पांचवा है चाइना। ठीक है, अब आपको आंसर पता चल गया होगा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल दे रखे हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन से अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आर्टिकल 44। अब देखिए, ये क्वेश्चन स्टैटिक और करंट दोनों का है। करंट का कैसे? क्योंकि उत्तराखंड ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने कि समान नागरिक संहिता, या फिर इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसको लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है। और इससे पहले, हाँ, इससे पहले गोवा ने भी किया था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इससे पहले गोवा ने भी किया था, पर उत्तराखंड हाल ही में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को यूरोप का खेल मैदान के नाम से जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो कुमार संभवम, ऋतु संहारा, मेघदूत, ये तीनों जो है कालिदास जी ने लिखी हैं, और यहाँ पे ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासरंगिणी कलहर ने लिखी है, जो बताती है कश्मीर के इतिहास के बारे में। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ पे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम बताना है, और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है माणिक साहा। माणिक साहा त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दयारा संबंधित है। दयारा, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। देखिए सेम लिखा हुआ है, दयारा संबंधित है नदी, बुग्याल, झील या फिर वन। तो दयारा एक बुग्याल है जो उत्तराखंड राज्य के ही उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम भारत सरकार के किस विभाग का कार्यक्रम है? अब देखिए यहाँ पे एसएसजे पे, तो यहाँ पे ऐसे किस कार्यक्रम, किस विभाग से संबंधित है ऐसा पूछा गया है, विभाग पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि कुमाऊं में पूछते कि ये शुरुआत कब हुई थी या फिर किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ
इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अब थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए शुरू किया गया था। और कब किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, 25 दिसंबर को किया गया था 2014 में। अब देखिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो सुशासन दिवस के अवसर पर ही इस मिशन को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सूची का विषय नहीं है? अब ये सूचियाँ क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं। ठीक है, पहला होता है केंद्रीय सूची या फिर संघ सूची भी इसको कहा जाता है। दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। और ये तीनों ही सूचियों के बारे में 7वीं अनुसूची में वर्णन है। मतलब भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं ना, तो उसमें से जो 7वें नंबर की अनुसूची है उसमें इन तीनों के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ विषय होते हैं जिनका बंटवारा किया जाता है, जिन पर कि अपने विषय के हिसाब से राज्य कानून बनाएगा और केंद्र अपने विषय के हिसाब से कानून बनाएंगे। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना सकते हैं या फिर दोनों में से कोई भी बना सकता है, लेकिन उसमें सुप्रीम पावर क्या होती है? केंद्र की होती है। उसको वो होते हैं समवर्ती सूची के विषय। ठीक है, और इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से बताना है कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसपे कि केंद्रीय सूची के अंतर्गत नहीं आते या फिर जिस पर केंद्र कानून नहीं बना सकता। केंद्रीय सूची में मेनली बहुत इम्पोर्टेंट वाले ही सब्जेक्ट होते हैं, जैसे नागरिकता हो गया, डिफेंस हो गया, डाक एवं तार, बीमा। तो ये सारे सब्जेक्ट केंद्र के हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, बाकी के 3 केंद्रीय सूची के विषय हैं। अब आपसे कुमाऊँ वाले पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा जो है वो कौन सी सूची का विषय है? तो ये है समवर्ती सूची। लेकिन इससे पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करती थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 देखिए, आपसे सन भी पूछा जा सकता है और कौन सा संविधान संशोधन था वो भी पूछा जा सकता है। तो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। इसको राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर 2 प्रकार के कर होते हैं। प्रत्यक्ष कर जो आपसे सरकार डायरेक्ट लेती है, तो ऐसा कौन सा कर हो सकता है? आपका ऑप्शन के हिसाब से संपत्ति कर। देखिए, आपके पास अगर बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, धन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है अकाउंट पे, फ्यूचर में होगा, तो उस पर आपको संपत्ति कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपत्ति कर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और कमेटी दे रखे हैं जो कि बैंकिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, शिवरामन कमेटी 1985, नरसिम्हन कमेटी, लीलाधर कमेटी और नायक कमेटी। तो इसमें से सबसे पहले तो इसका आंसर देख लीजिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि रॉन्ग दिया है। मतलब शिवरामन कमेटी 1985 में नहीं गठित हुई थी, ये बनी थी 1979 में, और इसी के आधार पर 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी नरसिम्हन कमेटी का जो दे रखा है यहाँ पे, नरसिम्हन कमेटी देखिए 2 थी। ठीक है, नरसिम्हन कमेटी 1 और 2। तो जो ये 1998 वाला है ये सेकेंड वाला है। ठीक है, और पहला आया था 1991 में। और लीलाधर कमेटी 2008,
नायक कमेटी 2014। तो ये सारी कमेटियाँ बैंकिंग में सुधार से रिलेटेड थी। और इस क्वेश्चन को हम डिफ़िकल्ट मान सकते हैं क्योंकि इतने सारी कमेटियाँ और इतने सन याद करना थोड़ा टफ होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांसे के बने थे, क्योंकि मेसोपोटामिया और हड़प्पा एक ही टाइम से रिलेटेड है और हड़प्पा को बोला जाता था कांस्य काल, भी उसको बोला जाता था। ठीक है, कांसे के बने थे। अगला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ लाइन किन दो देशों की सीमा रेखा है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान। अब बाकी देशों की सीमाओं को भी देख लेते हैं। भारत और चीन की जो रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन, और पाकिस्तान और चाइना के बीच भी मैकमोहन ही है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान तो बाद में बटे थे ना 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था। उससे पहले एक ही था, तो सेम बॉर्डर और सेम नेम उसका है। भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको डूरंड रेखा कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहते हैं, तो इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, घास के मैदान वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ही कम हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सवाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई थी। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने बनाई थी, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये बनाई गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये बनाई गई थी 20 जुलाई 1924 को। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी में सम्मिलित हैं। ऑप्शन में है कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर उपयुक्त सभी। देखिए, मानव पूंजी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी योग्यता से देश में अपना कुछ योगदान देता है तो उसको मानव पूंजी में माना जाता है। जैसे हमारे देश के डॉक्टर्स, पुलिस, टीचर्स, ये सभी क्या है, मानव पूंजी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है और सेकंड पार्ट में बाकी के 25 क्वेश्चंस को हम करेंगे। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आंद्रे अजोले। ओके, तो इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।